आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं 376 आईपीसी के अंतर्गत जो वीडियो शेयर कर रहा हूं उसमें नेक्स्ट पार्ट में आज मैं आपसे एक बेल का जजमेंट शेयर कर रहा हूं। और ये जजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर जो एडल्ट हैं, दो एडल्ट हैं और उनके बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश है और अगर किसी कारणवश शादी लड़का नहीं भी कर पाया तो 376 का जो ऑफेंस है वो नहीं बनता है। हालांकि ये जजमेंट कुछ इस प्रकार से है कि सभी लोगों को, आप लोगों को भी आश्चर्य हुआ होगा कि कोर्ट ने किस प्रकार से कमेंट्री कर दिया। लेकिन अब जब आप पूरा अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इस केस की स्टोरी क्या थी और कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और कोर्ट ने आरोपी को बेल भी ग्रांट कर दिया। तो अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं साथियों तो इसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस केस की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि ये जो जजमेंट है ये केरला हाई कोर्ट की एर्नाकुलम बेंच से डिसाइड हुआ है और ये जजमेंट डिलीवर हुआ है 8 जुलाई, मतलब अभी रिसेंटली का जजमेंट है। अब साथियों इस केस में ऐसा बताया गया है कि लेडी जो कि एडवोकेट है और जो पिटिशनर जो एक्यूज्ड है वो भी एडवोकेट है, दोनों हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। तो लेडी ने 21 जून 2022 को एफआईआर दर्ज करवाई और जब एफआईआर दर्ज करवाई गई तो उस समय वो लेडी हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल में एडमिट क्यों थी? क्योंकि उसने अब एक ब्लेड से अपनी कलाई काट ली थी, रिस्ट काट ली थी और जिसकी वजह से उसको एडमिट किया गया था। अब साथियों ऐसी स्टोरी क्यों हुई? तो एफआईआर में ऐसा बताया गया है कि इस केस में जो पिटिशनर आरोपी है, मैं पिटिशनर इस जजमेंट में बताया कि मैं आरोपी के नाम से आपको बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। तो इस केस में जो आरोपी है, आरोपी के ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि उसने पीड़िता के साथ उसको शादी का झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद उसने शादी करने से मना कर दिया। इसके अलावा इसमें इस एफआईआर में सेक्शन 376 2N और 313 ऑफ आईपीसी दो धाराएं लगी हैं। ये जो 313 है वो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए है। तो उसने ये भी आरोप लगाया था कि उसने उसका 2 बार प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराया। तो इस आधार पे मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी को उसी दिन रात में गिरफ्तार कर लिया गया। जो आरोपी है, जैसा मैंने बताया, वो भी वकील हैं, दोनों साथ में प्रैक्टिस करते थे। अब इसके बाद जब मामला पहुंचा हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट में जो दलील दी गई, अब दलील समझिएगा। हाई कोर्ट में जो आरोपी के वकील थे उन्होंने मुख्यतः 3 दलीलें दी। उनका जो पहला जो उनकी दलील ये थी कि इस मामले में 376 का केस बनता ही नहीं है। उनका ऐसा कहना इसलिए था क्योंकि पीड़िता ने अपने एफआईआर में बताया है कि इन दोनों के बीच 4 साल का लव रिलेशनशिप था। तो ये इनका ये कहना था कि अगर इन दोनों के बीच लव रिलेशनशिप था तो कहीं पे शादी वाली कोई बात ही नहीं थी। और इनके बीच जो भी इनके बीच फिजिकल रिलेशन बने हैं वो केवल लव रिलेशनशिप के आधार पे बने हैं, ना कि शादी के झांसे के आधार पे। यहाँ पे आरोपी ने कभी भी उस लेडी को ऐसा नहीं कहा कि वो उससे शादी करेगा। इन दोनों के बीच जो भी रिलेशन इस्टेब्लिश हुए हैं और दोनों एडल्ट हैं, इसलिए दोनों लोगों ने विलफुली ये सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं। इसलिए यहाँ पे 376 का जो इंग्रेडिएंट है वो मैच नहीं करता है, ये धारा दर्ज नहीं होनी चाहिए। दूसरा उनका कहना था कि इस केस में जैसा कि बताया गया है कि इसमें लेडी ने 2 बार प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हुआ है लेडी का। तो उनका कहना था कि अगर वास्तव में उसने शादी का झांसा दिया होता तो जब उसने पहली बार प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराया तभी वो एफआईआर दर्ज करवा दी होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहली बार जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराया तब भी उसने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, जब दूसरी बार करवाया तब भी उसने नहीं करवाई। उसने एफआईआर तब दर्ज करवाई जबकि वो लेडी जहां आरोपी का घर है वहां पे गई। आरोपी और उसके फियांसे दोनों लोग जिस कमरे में ठहरे हुए थे वो पीड़िता वहां पे गई। जब उसने देखा कि ये दोनों लोग वहां पे हैं तब उसने उस रूम के अंदर अपनी कलाई काटी। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंची तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। इससे ये प्रतीत होता है कि उस लड़की को पहले से ही जानकारी थी कि उस लड़के की शादी कहीं दूसरी जगह होने वाली है, इसीलिए वो जानबूझ करके उस जगह पे गई थी जहाँ की वो दोनों कपल ठहरे हुए थे। जबकि लड़की को पहले ही एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए थी अगर वास्तव में मामला कुछ ऐसा था कि लड़का कहीं दूसरी जगह शादी करना चाह रहा है। तो तीसरी बात उन्होंने दलील दिया कि अगर कहीं पे
दो एडल्ट हैं और उन्होंने अगर आपस में वादा भी किया है शादी करने का, और अगर लड़का किसी वजह से फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या फिर उसकी फैमिली वाले सहमत नहीं है, तो अगर वो शादी नहीं भी करता है तो भी 376 की धारा अट्रैक्ट नहीं होगी, ऐसी दलील थी आरोपी के वकील की। अब उसके बाद जो दूसरा नंबर था वो सरकारी वकील का था। जैसा कि हर केस में होता है, सरकारी वकील ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि गलत है। उनका कहना था कि 164 के स्टेटमेंट में लड़की ने पूरी स्टोरी बताई हुई कि ये घटना कब कैसे हुई। उसने इसलिए कहीं से कहीं तक इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि लड़का आरोपी नहीं है। जो आरोपी है उसने अपराध नहीं किया है, उसने अपराध किया है, उसको बिल नहीं दी जानी चाहिए। तीसरे जो वकील थे वो लड़की की साइड से थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया। मैं आपको बता दूं कि अमूमन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि जहाँ पे जो पीड़िता होती है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। लेकिन अगर पीड़िता जिसके साथ ये घटना हुई है, अगर वो लड़की चाहे कि अपना खुद का भी पक्ष किसी वकील से इंडिपेंडेंट रखवाना चाहती है, तो वो अपना वकील हायर करके उसको भी वहाँ पे कोर्ट में वो उसका पक्ष रख सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि जो सरकारी वकील वो फैक्ट को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करेगा, या फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो मैं आपसे नहीं बता सकता इस वीडियो में, कि अगर उसको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उसका पक्ष ना रखा जाए सही तरीके से, तो वो अपना एडवोकेट खुद हायर करके उसको रिप्रेजेंट करा सकती है। इस केस में वैसा हुआ, पीड़िता ने अपने एडवोकेट के माध्यम से अपना फैक्ट रिप्रेजेंट किया और उनके वकील ने भी यहाँ पे उस फैक्ट को प्रस्तुत किया। तो साथ ही उसमें उनके वकील का जो कहना था कि यहाँ पे जो आरोपी व्यक्ति है, आरोपी ने पीड़िता को शुरू से ही शादी का वादा किया था और वो शुरू से ही उसको डिले कर रहा था किसी न किसी कारण की वजह से। इसलिए ये जो यहाँ पे जो उसने जो कंसेंट लिया है, जो उसने जो इन दोनों के भी जो संबंध बने हैं, तो वो उसने जो भी सहमत लिया है वो उसको धोखे में रख करके लिया है। मतलब उसने ऐसा बताया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, उस शादी करने का जो उसका जो झूठा झांसा था उसके आधार पर ही लड़की ने सहमत दिया था। तो इस प्रकार से उनका कहना था कि लड़के के मन में शुरू से ऐसा था कि शादी नहीं करना है। उसने उनको धोखा देने के उद्देश्य से और झूठे वादा करके उसने कंसेंट हासिल किया, तब जाके उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं लड़की ने। और दूसरा उनका ये कहना था कि जब पहली बार जब प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हुआ तो लड़की ने जो अपने जब हॉस्पिटल उसने जो अपना जो रिलेशन बताया लड़के से, वो हस्बैंड का रिलेशन बताया है। तो कहीं ना कहीं इससे ये स्पष्ट होता है कि इन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो एक हस्बैंड वाइफ का था, जैसा कि लोग बता रहे थे। ये शादी करने वाले थे, लेकिन लड़का क्या है कि लड़का लड़की को बारे में धोखे में रख करके उसने दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है, और वो उसका जो उद्देश्य शुरू से ही ऐसा था कि लड़की से शादी नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे जो आरोपी है उसने ऐसा ऑफेंस किया है। और 376 का जो इंग्रेडिएंट है कि लड़की की कंसेंट झूठे किसी वादे के आधार पे उसको धोखा में रख के हासिल करना, लड़के ने वही किया है। इसलिए लड़के को बेल नहीं दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों वकीलों ने अपने अपने पक्ष रखे। उसके बाद जब मामला जज ने जब सुना, तो जज ने जब शुरू के 4-5 लाइन का जो कमेंट्री किया, तो जज ने ये लिखा इस मामले में कि जहाँ पे दो लोग जो एडल्ट हैं और वो अपनी इच्छा से उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वहाँ पे 376 अट्रैक्ट नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि उसमें अगर किसी कारणवश उनके बीच इस प्रकार के प्रॉमिस भी होता है कि हाँ वो शादी करेंगे, और अगर लड़का नहीं कर पाता है तो वहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि लड़के ने शुरू से ही उसको धोखा देने के उद्देश्य से, या फिर उसको शुरू से ही पता था कि वो शादी नहीं करेगा, उसके बाद उसने ऐसा किया है। दूसरी बात ये साथियों कि कोर्ट ने कहा कि हमने जब एफआईआर को देखा तो एफआईआर में ऐसा है कि इन दोनों के बीच लव रिलेशनशिप था। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि अगर मैं एक बात बताऊँ, ये पीड़िता के साइड से या फिर मैं जो विक्टिम है उसके पक्ष में अगर मैं बात बोलूँ, आल्दो ये जजमेंट जो है आरोपी के फेवर में है, तो पीड़िता ने अगर ऐसा बता दिया कि इनके बीच लव रिलेशनशिप था, अगर एफआईआर में ये बात आ गई है, तो समझ लीजिए आपका मामला कमज़ोर हो गया है। क्योंकि अगर लव रिलेशनशिप था तो इसका मतलब था कि ये जो लड़का था उसने वादा नहीं किया था। क्योंकि लड़के और लड़की के बीच जो भी सहमत से जो भी संबंध बने हैं, या तो वो 2 कंडीशन में सकते हैं, या तो उन दोनों के बीच लव रिलेशनशिप था, या फिर लड़के ने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। और चूंकि इस मामले में एफआईआर से स्पष्ट था, लड़की ने बताया था कि हम दोनों के बीच 4 साल से लव रिलेशनशिप था।
तो इससे स्पष्ट है कि लड़के ने शादी का वादा नहीं किया था, लेकिन उन दोनों के बीच लव रिलेशनशिप था। ये बात इस्टेब्लिश है, ये बात रिकॉर्ड में है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि लड़की ने केवल इस आधार पर सहमति दिया था कि वो उससे शादी करेगा, क्योंकि उसने स्वयं स्वीकार कर लिया कि उनके बीच लव रिलेशनशिप था। तो मैं यहाँ पे ये मेरा जो व्यू है कि लड़की ने गलत किया कि उसने जो बता दिया उसमें स्पष्ट किया कि उन दोनों के बीच लव रिलेशनशिप था। कई बार वो गलती से भी एफआईआर में लिखवा दी जाती है इस प्रकार की बात। दूसरी बात, कोर्ट ने इसमें फिर जजमेंट का एग्जांपल दिया, जैसे हमने भी बताया है, जैसे सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के नाम से है, और एक जजमेंट और भी था, प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। ये दोनों जजमेंट कुछ ऐसे हैं, अगर आप बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और आपकी बेल भी एप्लीकेशन भी कुछ इस प्रकार से कंसेंट के आधार पर, तो आप इन जजमेंट को जरूर प्रस्तुत करिएगा। और तीसरा, इसमें जो जजमेंट का जिक्र किया गया था, कोर्ट ने वो एक पी चिदम्बरम वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 2019 के जजमेंट था। इसमें से बताया गया था कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ऑल्दो जजमेंट हर केस में कवर होता है, हम भी जब बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो कोर्ट ने आखिरी में टिप्पणी यही किया कि इसमें से ये स्पष्ट है कि ये दोनों जो भी हुआ वो कंसेंसुअल हुआ था, दोनों लोग सहमत थे, दोनों लोगों के बीच जो रिलेशनशिप था वो लव रिलेशनशिप था। और दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि कोर्ट ने ये भी कहा कि एफआईआर में लड़की ने बताया कि जो घटना हुई है वो वहाँ पे हुई है जहाँ की ये जो लड़का था वो अपने फियांसे के साथ ठहरा हुआ था। कोर्ट ने कहा इसका मतलब कि लड़की को पहले से जानकारी थी कि इन जो उसकी फियांसे वहाँ पे है, इसीलिए वो लड़की वहाँ पे गई थी, इसलिए वहाँ पे अपने उसने कलाई पे उसने जो कट किया था उसकी वजह से किया था। तो कह सकते हैं कि लड़की को पहले से अगर जानकारी थी कि उसकी कहीं शादी होने वाली है, तो लड़की को पहले एफआईआर दर्ज करवा देना चाहिए था। तो इस प्रकार से बाकी जो दलीलें दी गई थी आरोपी की साइड से, कोर्ट ने उसको भी स्वीकार किया। तो ऐसा कहते हुए कोर्ट ने उसको 1 लाख का बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा और उसके अलावा कुछ और भी टर्म कंडीशन उसमें ऐड किया। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अगर इस तरह के मामले होते हैं तो आप उसमें, अगर आप आरोपी की साइड से हैं तो आप अपना फैक्ट रख सकते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर जिक्र करें कि यहाँ पे कंसेंट थी, और अगर आप पीड़िता के साइड से हैं तो आप वहाँ पे बताएं कि ये जो रिलेशन बने हैं ये केवल प्रोटेस्ट ऑफ मैरिज के आधार पे बने हैं और ये केवल शादी के झांसे के आधार पे बने हैं, तभी कोर्ट उस कंडीशन में बेल ग्रांट नहीं करती। क्योंकि अगर जहाँ कहीं भी अगर लव अफेयर रिलेशनशिप की बात आ गई तो कोर्ट अमूमन उसमें आरोपी के फेवर में ही अधिकतर फैसले देती है। मुझे उम्मीद है आपके लिए जजमेंट यूज़फुल होगा, और आने वाले टाइम में जैसे ही जजमेंट में जो कुछ लेटेस्ट जजमेंट दिखते हैं मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद साथी।